गाइस, मैं अशोक सर आज आप लोग के सामने मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास का टॉपिक लेकर आया हूँ। ये बीएड सेकंड सेमेस्टर में दिया भी गया है, लेकिन ये केवल बीएड के लिए ही नहीं बल्कि यूपी टेट सी टेट की परीक्षाओं में भी इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। हमेशा नैतिक विकास से एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे नैतिक विकास से पहले नैतिकता होती क्या है। नैतिकता यानी सरल भाषा में कहा जाए तो जो जिस कार्य को करने के लिए समाज गवाही देता है वह नैतिकता है। यानी साधारण भाषा में कहा जा सकता है समाज और समूह के नैतिक नियमों का अनुपालन करना ही नैतिकता है। यानी कह सकते हैं समाज में कुछ नियम बनाए गए हैं तो उन नियमों का पालन करना ही नैतिकता कहलाता है। जैसे हम चोरी करते हैं या और कुछ किसी को परेशान करते हैं, किसी को मारते हैं, ये अनैतिक कार्य है। यानी इस कार्य को करने के लिए समाज हमें गवाही नहीं देगा। जो समाज कार्य करने के लिए गवाही दे रहा है वही नैतिक कार्य है। तो अनेक मनोवैज्ञानिकों ने नैतिक विकास में अपनी अलग अलग बातों को, अलग अलग तथ्यों को रखा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे चार्ल्स डार्विन महोदय इंग्लैंड के हैं। वर्तमान में 21वीं सदी में जो नैतिक विकास की अवधारणा हमारे समक्ष है वो चार्ल्स डार्विन की देन है। इन्होंने वर्तमान जो अवधारणा है बता रहे नैतिक विकास की, ये चार्ल्स डार्विन की देन है। इसके बाद देखेंगे बीएफ स्किनर महोदय ने, ये है अमेरिका के। हम लोग ये भी ध्यान दें जितने मनोवैज्ञानिक हैं वो कहाँ से संबंधित थे, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये अमेरिका के हैं। इन्होंने कहा कि बालक जब जन्म लेता है तो कोरे स्लेट की समान होता है, उसमें कोई नैतिक संवेग नहीं पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि नैतिकता वह व्यवहार है जो पुरस्कार से उन्नत होता है और दंड से नियंत्रित। यानी कहते हैं कि बालक कोई कार्य कर रहा है, अच्छा कार्य किया, आपने उसे पुरस्कार दे दिया तो उससे क्या हुआ, उसका मनोबल बढ़ा, वो अच्छे कार्य करेगा। यदि बालक कोई गलत कार्य कर रहा है तो आप उसे दंड दे दिए तो वो गलत कार्य को छोड़ देगा, यानी उसके अंदर जो अनैतिक भावना है वो निकल जाएगी। उन्होंने इस ढंग का बताया। और हम देखेंगे अब जीन प्याजे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया है। उन्हीं अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों में से दो अवस्थाओं का उल्लेख किया है। इन्होंने दो अवस्थाओं का उल्लेख किया। ये महोदय स्विट्जरलैंड के हैं, ये भी ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि पहली अवस्था जो बताई है परायत्त नैतिकता, दूसरी अवस्था बताई है स्वायत्त नैतिकता। इस प्रकार के प्रश्न सी टेट यूपी टेट में पूछे जाते हैं। परायत्त नैतिकता की उम्र मानी है 3 से 10 वर्ष, इसका माना गया है 10 से 13 वर्ष। यानी बालक जब इस अवस्था में रहता है परायत्त नैतिकता में, उसे कुछ भी बोध नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। यानी जो भी वो कुछ सीखता है बाहर से सीखता है, परिवार से सीखता है, समाज से सीखता है। यानी कहते हैं इसमें इस अवस्था में नैतिकता बाहर से आती है। और स्वायत्त नैतिकता जो होती है ऑटोनोमस मोरलिटी, तो ये जो होता है कोई परिस्थिति जन्य होती है, यानी परिस्थिति के ऊपर रहता है। जैसे कोई बालक है, उसे किसी चीज की आवश्यकता है, उसके पास नहीं है, तो उस वस्तु को पाने के लिए वो चोरी भी कर सकता है। ठीक है, तो ये परिस्थिति जन्य होती है। अब हम देखेंगे कि कोहलबर्ग ने जो दिया, इन्होंने 20 वर्ष तक बच्चों के ऊपर अध्ययन किया और देखा पाया कि जो नैतिक विकास है वो
जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर ही इन्होंने ये अध्ययन किया कि नैतिक विकास 3 स्तर पर है और 3 स्तर के 6 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। नैतिक विकास के जो प्रवर्तक हैं वो कोहलबर्गी माने जाते हैं। उन्होंने 1969 में ये 3 स्तर बताए और 3 स्तर के आधार पर 6 अवस्थाओं का भी उल्लेख किया है। तो हम देखेंगे कि ये 3 स्तर जो होते हैं पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल, ये जो होता है ये इसकी अवस्था को 4 से 10 वर्ष। अब ये कहेंगे कि 0 से क्यों नहीं, क्योंकि उसके पहले की अवस्था बालक को कुछ पता ही नहीं रहता है, कुछ बोध ही नहीं रहता है कि नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है। तो जो यहाँ से नैतिक विकास होगा तो कहाँ से होगा, ये परिवार से। परिवार के कोई सदस्य हैं वो बताएंगे, कोई घर में आया उनका बोलेंगे इनको नमस्ते करो, इनको इनका पैर स्पर्श करो, इस ढंग के यहाँ से शुरुआत होती है, कार्य करो, इस ढंग से यहाँ पर नैतिक विकास की शुरुआत होती है। और परंपरागत स्तर पर, ये परंपरागत स्तर जो होता है 10 से 13 वर्ष, देखिए कहीं कहीं आपको 14 और 15 वर्ष भी मिलेगा, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन 10 से 13 वर्ष अक्सर ये अवस्था जो होती है बाल्यावस्था मानी जाती है यहाँ पर। तो इस अवस्था में जो नैतिक विकास जो होता है वो कहाँ से होता शुरू होता है, विद्यालय से। विद्यालय में भी किससे ज्यादा प्रभावित होता है बालक, शिक्षक से। और जो उत्तर परंपरागत अवस्था होती है, स्तर होता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होता है, ये स्वतर्क के ऊपर रहता है, स्वतर्क, यानी बालक इस स्तर पर पहुंचकर खुद सोचने लगता है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अच्छे कार्य कौन से हैं, बुरे कार्य कौन से हैं, इस पे स्वचिंतन, स्वमनन, स्वमूल्यांकन, स्वनिर्देशन ये सब करने लगता है। अब हम देखते हैं पूर्व परंपरागत स्तर, ये 2 भागों में दिया गया है, 2 इसकी अवस्थाएं हैं, उस पर देख लेते हैं। पहला दिया है दंड और आज्ञाकारिता। हमने बताया कि अभी कोई बालक एक परिवार का सदस्य है, बच्चों को कुछ कार्य करने के लिए बोले तो बच्चा उस कार्य को करता है। जैसे कि बोल दिए कि आप ये अंकल जी हैं इनको नमस्ते करो, बच्चा नमस्ते करता है, ठीक है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, क्या करता भी करता है। यदि वो नमस्ते नहीं करता है तो अंकल के जाने के बाद उसे दंड भी मिलेगा। तो बच्चों को ये भी पता होता है कि हम ये ऐसा कार्य नहीं करेंगे हमें दंडित भी किया जाएगा, यानी दंड और आज्ञाकारिता दोनों इस लेवल पर हैं। तो और दूसरी होती है अहंकार की अवस्था, उसी में दूसरा जो होता है अवस्था अहंकार की उपावस्था होती है। बालक अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए नैतिक आचरण को अपनाता है। जैसे क्या कह सकते हैं कि अगर बालक को भूख लगी है तो क्या करेगा, चोरी भी कर, कुछ वस्तुएं चोरी कर खा लेगा, तो उसे ही अपना नैतिक आचरण मान लेगा। इस ढंग का ये अवस्था है। और तीसरा होता है, अगला हम देखेंगे परंपरागत स्तर पर जो है 2 उपशाखाएं या उपावस्थाएं। प्रशंसा की अवस्था, इसमें प्रशंसा यानी समाज बालक से, बच्चों से कुछ अपेक्षाएं रखता है कि कुछ अच्छे कार्य करें, यानी अच्छा कह सकते हैं, अच्छा बालक, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, यानी कह सकते हैं कि अगर कोई क्लास में फर्स्ट मार्क्स लाती है, अच्छा मार्क्स लाती है बच्ची, कहीं अच्छी लड़की है। अच्छा लड़का कोई कार्य अच्छा करता है या अपनी माँ की सेवा करता है तो अच्छा लड़का होता है, यानी जो अच्छा कार्य कर रहा है, प्रशंसा के काबिल कर रहा है वो अच्छा होगा, इसमें ये बताया गया है। और अगला होता है कि नियम और कानून की व्याख्या। तो जो हमारा समाज है, समाज में कुछ नियम बने हुए हैं जिसे मैंने पहले बताया, तो उन नियम को क्या करता है, इस अवस्था में बालक मानता है कि अपरिवर्तित कर सकते हैं, अपरिवर्तनशील नियम है। जो समाज के नियम है अपरिवर्तनशील हैं, अपरिवर्तित नहीं होने वाले हैं। उन नियमों कानून की व्याख्या करता है, उन्हीं के सिद्धांतों पर बालक चलता है। और
उन्हीं को सही बताकर दूसरों को भी बोलता है ये कार्य करने के लिए। ठीक है, जैसे कि बड़े अधिकारी हैं उनका सम्मान करना और उनके साथ सही व्यवहार करना। अब हम देखेंगे तीसरा, उत्तर परंपरागत स्तर पर। देखिए इसमें भी सामाजिक अनुबंध होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर जो होता है कि जो नियम समाज में बना है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, उसका बालक फॉलो करेगा, उस नियम का फॉलो करेगा, पीछा करेगा, उसी के आधार पर चलेगा। और यहाँ पर जो होता है इस स्तर पर स्वतर्क, यानी अपने से भी कुछ कार्य, अपने से भी कुछ नियम बनाते हैं और उस नियम पर चलने के लिए प्रेरित करते दूसरों को भी। और कुछ जैसे कोई बात बताई उन्होंने कि ये नियम बनाए, उस पर लोगों की सहमति भी जता लेते हैं, ये होता है। और इस अवस्था में व्यक्तिगत मूल्यों और दृष्टिकोण के प्रति स्पष्ट जागरूकता भी होती है। और दूसरा है सार्वभौमिक नीति। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि व्यक्ति अभी तक केवल यहाँ अपने बारे में देख रहा है, लेकिन यहाँ स्वतर्क, स्वचिंतन न करके राष्ट्रीय चिंतन, राष्ट्रीय चिंतन यानी राष्ट्र के प्रति कुछ सोचने लगता है, विश्व स्तर पर कोई अच्छे कार्य करने की सोचने लगता है। वह अब क्या करता है, अपने लिए सम्मान। इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति, जो प्रत्येक व्यक्ति होता है उसका जीवन अमूल्य समझा जाता है, क्योंकि नैतिक विकास की पराकाष्ठा इस अवस्था में होती है। पराकाष्ठा मानी चरम सीमा, उत्तम सीमा, हाई लेवल जो होता है। वैश्विक नैतिक सिद्धांत जो होते हैं उन्हीं के आधार पर चिंतन किए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है जो कि जीवन के लिए सम्मान, ये इस लेवल पर, इस स्तर पर आकर रुकता है। अब हम देखेंगे कि जैसे कि उप अवस्थाएं, आपने देखा कि उप अवस्थाएं, तो पहला हम इसे मान सकते हैं, दूसरा इसे मान सकते हैं, तीसरा इसे मान सकते हैं, चौथा इसे मान सकते हैं, पांचवा इसे मान सकते हैं, छठा इसे। तो हमारा ये जो कोहल वर्ग का दिया गया है 3 स्तर ये हो गए, परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर, और इसके 6 अवस्थाएं होंगे। तो ये इसमें से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। इन्होंने 2 और तथ्य प्रस्तुत किए हैं, कोहल वर्ग ने 2 तथ्य प्रस्तुत किए, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा। अब ये सब देखिए, अगर इस प्रकार का प्रश्न सीटेड यूपीटेड में इस शब्द का आता है तो समझिए कि सीधा उसका संबंध कोहल वर्ग से है। उन्होंने 2 नैतिक दुविधा का आशा हम बता दें कि नैतिक दुविधा यानी आपके समक्ष, बालक के समक्ष कोई 2 व्यक्ति आ जाएं, दोनों बुजुर्ग हों, तो ये उत्पन्न हो जाता है। उन नैतिक चुनाव में चुनाव करना पड़ता है, जैसे कि हम किसका पहले पैर छुएं, तो ये नैतिक दुविधा उत्पन्न करता है। और नैतिक तर्कणा यानी बालक समझो कोई कार्य है, उसके विषय में अच्छा बुरा सोचे समझे और उस पर जाकर तर्क करे, वो है नैतिक तर्कणा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसको प्रभावित करने का कारक और इसकी जो अवस्थाएं हैं, विकास की अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, इस पर चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे कि शैशवावस्था में नैतिक विकास, तो इस अवस्था में बालक न तो नैतिक होता है और न अनैतिक, सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता है। कह सकते हैं कि वो सही गलत में निर्णय नहीं कर पाता है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और उसके बालक के सुख दुख के आधार पर ही, सुख दुख के आधार पर ही अच्छे बुरे की पहचान कर पाना शिशु के नैतिक विकास के लक्षण पाए जाते हैं। यानी अच्छा बुरा यदि दुख सुख का अनुभव कर रहा है बालक, तो लगता है उसी के आधार पर हम नैतिक विकास की पहचान कर पाते हैं। इस अवस्था में पश्चाताप की कोई भावना जागृत भी नहीं होती है। अब हम देखेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में, इस अवस्था में बालक को पुरस्कार एवं दंड द्वारा उचित अनुचित का ज्ञान आसानी से कराया जा सकता है। यानी बालक है, कोई जगह विद्यालय में गया, अगर कुछ कार्य अच्छा किया उसे पुरस्कार दे दिया गया,
ठीक है, तो उसका मनोबल बढ़ जाएगा और कुछ गलत कार्य कर रहा है तो उसे दंड द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था स्किनर महोदय ने। और अब देखेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होती है, किशोरावस्था में नैतिक विकास परिपक्व हो जाता है। इसमें बालक जो होता है अन्याय के प्रति विद्रोह करना प्रारंभ कर देता है, विद्रोह करना प्रारंभ कर देता है। उसे गलत बातें सहन नहीं होती है, वो तुरंत आवाज करने लगता है। वह आत्मलोचना तथा आत्मनिर्भर करने पर, आत्मलोचना मतलब खुद से देखा हुआ, और आत्मनिर्भर पर चलने की उसमें भावनाएं भी जागृत हो जाती है, पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो नैतिक विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक है, सबसे पहले नैतिक विकास की शुरुआत कहाँ से होती है, हमने बताया परिवार से। परिवार से ही बालक शिक्षा, संस्कृति, अनुशासन, शिष्टता, शिक्षा, संस्कृति, अनुशासन और शिष्टता, ये जो होता है परिवार से ही सीखता है बालक। उसकी पाठशाला परिवार से ही होती है, जो पहली प्राथमिक पाठशाला परिवार ही होती है, वहीं से सब सीखता है और अब उसके अनुसार ही व्यवहार करता है। यानी बच्चों में, यानी जिन बच्चों के परिवार में सकारात्मक नैतिक विकास होता रहता है, यानी कह सकते हैं उन बच्चों के परिवार में सौहार्द व्यवहार करते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं, और नैतिक, और उनमें जो मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं, नैतिक कहानियां हैं, तो उन बच्चों को उन परिवार के बच्चों के नैतिक विकास तीव्र गति से होगा, अच्छे से होगा। और जिन परिवार के सदस्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, हमेशा अशांति मचाए रहते हैं, उन परिवार के बच्चों में नैतिक विकास तीव्र गति से नहीं होगा, वो उनके ऊपर कुप्रभाव पड़ेगा नैतिक विकास का। ठीक है, अगला देखते हैं विद्यालय। अब जब बालक विद्यालय जाता है तो वहाँ समूह बनाता है, मित्र बनाता है, और वहाँ पर देखता है खेल होता है, जो खेल से सीखता है बालक। खेल में नैतिक विकास तीव्र से चालू होता है। खेल के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करता है, उसी तरीके बाद में समाज के नियमों का भी पालन करता है। इसके अब हम देखेंगे कि अब तीसरा मित्र। भाई मित्र जो होते हैं, मित्र से अच्छी बुरी बातें सीखी जाती हैं। एक हिली महोदय ने बताया है, हिली महोदय ने ये बताया कि जो बाल अपराधी होते हैं, 34% बता दिया कि बाल अपराधी मित्र के कारण ही होते हैं, संगत के अनुसार ही होते हैं। और बट महोदय ने, बट यानी सिरिल बट है, सिरिल बट ने बताया कि वो भी यही बताया, लेकिन उन्हें परसेंटेज घटा दिया, 18% बताया। तो 18% जो बाल अपराधी होते हैं वो मित्र संगत के आधार पर ही हो जाते हैं। इसके लिए मित्र बहुत महत्वपूर्ण है नैतिक विकास को डेवलप करने में। अब हम देखेंगे कि मनोरंजन के साधन। अब मनोरंजन के जो साधन होते हैं वो सही होने चाहिए। जो मनोरंजन के साधन है सही होने चाहिए। अगर उन्हें मनोरंजन के सही साधन नहीं मिले तो भी उनका नैतिक विकास की गति स्लो हो जाएगी, मंद गति हो जाएगी। वो अश्लील और गंदे मनोरंजन के साधन बालकों के नैतिक विकास पर कुप्रभाव डालते हैं। इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि उनके नैतिक विकास में जो मनोरंजन के साधन है वो सही होने चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अध्यापक की भूमिका क्या होती है नैतिक विकास में। नैतिक विकास में अध्यापक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अगर अध्यापक कह देता है कि बच्चों कल आपको येलो शर्ट पहन के आना है, येलो ड्रेस पहन के आना है, तो बच्चे घर पे झगड़ा करके कहेंगे नहीं, हमको मम्मी हमको येलो ड्रेस पहन, टीचर ने कहा है हम येलो ड्रेस ही पहन के जाएंगे। तो जैसा शिक्षक कहते हैं उस हिसाब से बच्चे भी करने लगते हैं। इसलिए
नैतिक विकास में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अध्यापक का व्यक्तित्व विद्यार्थियों के लिए आदर्श व्यक्तित्व होता है, अतः उसे नैतिक विकास, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होना चाहिए और अध्यापक को ऐसे कार्य करने चाहिए जिनके जैसे ईमानदारी, न्यायप्रियता, सत्यता, इस ढंग का कार्य करना चाहिए, तो वही बच्चों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। नियमबद्धता, ऐसे इन सब गुणों का लक्षण अध्यापक के अंदर होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अनुशासन जो हो प्रभावात्मक होना चाहिए, दमनात्मक नहीं होना चाहिए। हमने बताया भी पिछले कि प्रभावात्मक अनुशासन, जैसे बच्चे हैं घर में, माँ बाप हैं, माता पिता जो हैं, तो पापा नहीं है, बच्चे मोबाइल लेके खेल रहे हैं, जैसे ही पापा आए घर में तुरंत मोबाइल रखे और बुक उठा लिए, पढ़ना चालू कर दिए, तो पापा तो उन्हें मार तो रहे हैं, दंड तो दे रहे हैं, लेकिन एक प्रभाव होता है कि वो आ गए और वो अपना पढ़ना चालू कर दिए। इसी प्रकार जैसे क्लास में बच्चे बैठे हैं और जैसे ही शिक्षक प्रवेश करता है क्लास में, तो बच्चे क्या करते हैं, उनका सम्मान खड़े होकर करते हैं। तो ये शिक्षक थोड़ी बोलते हैं कि आप खड़े हो जाइए, बस वो प्रभाव, उनका प्रभाव होता है। यानी प्रभावात्मक अनुशासन बहुत अच्छा रहता है दंडात्मक अनुशासन की अपेक्षा। और नैतिक विकास में चीज और है, पाठ सहगामी क्रियाएं। जो पाठ सहगामी क्रियाएं, खेल विद्यालय में जो खेल कूद, वाद विवाद प्रतियोगिता, जितनी प्रतियोगिताएं होती हैं वो बालक के नैतिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक बुद्धि। फिर मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।